नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी में। दिन था 27 अप्रैल 1959 ईस्वी। मुंबई पुलिस के उप कमिश्नर जॉन लोबो वहां की चमचमाती हुई गर्मी से राहत पाने के ख्याल से वह नीलगिरी पर्वत की तरफ जाने की योजना बना रहे थे। उसी समय 5 बजे लगभग एक फोन आता है। वह फोन किसी और का नहीं बल्कि नौसेना कमांडर सैमुअल का था। वह जॉन लोबो से कहने लगते हैं कि अभी आपसे मिलने के लिए कमांडर के.एम. नानावती आ रहे हैं। जॉन लोबो पूछते हैं कि आखिर इस तरह की अचानक क्या बात है। सैमुअल्स कहने लगते हैं कि उन्होंने एक शख्स को गोली मार दिया है। फिर क्या अभी कुछ देर हुआ ही नहीं था कि के.एम. नानावती जॉन लोबो के घर पहुंच जाते हैं। जॉन लोबो उसे अपने घर में बैठाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात है, इस तरह अचानक यहाँ आ गया। के.एम. नानावती बिना देर किए हुए उप कमिश्नर जॉन लोबो से कहने लगते हैं कि आज मैंने एक शख्स को गोली मार दिया है। फिर जॉन लोबो कहने लगते हैं कि उस शख्स की मृत्यु हो चुका है, क्योंकि अभी अभी गोमदेवी पुलिस स्टेशन से यह संदेश मेरे पास आया था। फिर यह बात सुनते ही के.एम. नानावती के पसीने छूटने लगते हैं, उसके शरीर पीले पड़ने लगते हैं। आखिर बात क्या था? तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि के.एम. नानावती INS मैसूर सेकेंड इन कमांड के कमांडर थे। वह अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते थे। वह एक काबिल ऑफिसर भी थे, जिस कारण से उसे कई मेडल भी मिल चुका था। लेकिन सेना का काम था, सेना के काम में तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है, आप लोगों को भी पता है। वह भी जब अपनी ड्यूटी पर जाते थे घर छोड़कर, तो तकरीबन 2-3 महीने के बाद ही अपने घर वापस आता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। वह लगभग अपने पद से अपनी काम करके 3 महीने के बाद ही अपना घर आ रहा था। घर आने के बाद अपने पत्नी के हाथ को पकड़ते हैं और बड़े प्यार से उसे अपने बाहों में लेने का कोशिश करते हैं कि इस दौरान उसकी पत्नी सिल्विया उसके हाथ को फटकार देती है, मानो कि वह रूठी हुई हो। फिर के.एम. नानावती अपनी पत्नी से पूछने लगती है, क्या हम दोनों के प्यार में कोई दरार आ गया है? मगर यह बात सुनने के बावजूद भी सिल्विया चुप रहती है। इसके बाद आगे के.एम. नानावती पूछने लगते हैं, क्या हम दोनों के प्यार के बीच कोई शख्स आ गया है? इस बार उसकी पत्नी सिल्विया का जो जवाब था, यह सुनने के बाद के.एम. नानावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी सिल्विया कहने लगती है कि जी हाँ, हम दोनों के प्यार के बीच एक शख्स आ गया है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त प्रेम आहूजा है। प्रेम आहूजा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और प्रेम आहूजा और नानावती एक दूसरे के दोस्त भी थे और दोनों बड़े ऊंचे परिवार से बिलोंग्स करते थे और दोनों के पास ना तो संपत्ति की कमी थी और ना कोई चीज़ की कमी थी। मगर उसकी पत्नी सिल्विया आगे अपने पति के.एम. नानावती से कहते हैं कि जब आप सेना में काम करने के लिए चले जाते हैं, इस बीच प्रेम आहूजा कई बार मेरे घर आते हैं और यहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध तक बनाते रहते हैं। यह बात सुनते ही के.एम. नानावती की खून खोलने लगता है, मगर वह अभी टूटे नहीं थे और टूटता भी कैसे, वह एक सेना था और सेना इतनी जल्दी टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता था। मगर यह सब सुनने के बावजूद भी के.एम. नानावती चुपचाप रहते हैं और उस दिन उसके घर के जो कुत्ता था वह बीमार पड़ा हुआ था। वह अपने कुत्ते को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अपने कुत्ते का इलाज करवाने के बाद के.एम. नानावती अपनी पत्नी के साथ घर आते हैं और घर आने के बाद शाम का जो भोजन था वह सबके साथ करते हैं। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि थिएटर में लगा हुआ है अंग्रेजी फिल्म टॉम थम, क्या तुम देखना पसंद करोगी? उसकी पत्नी हाँ कर लेती है। फिर अगले दिन नहा धो के सब कोई खाना खाकर मेट्रो सिनेमा पहुंच जाते हैं। मेट्रो सिनेमा पहुंचने के बाद के.एम. नानावती अपनी पत्नी और बच्चों को थिएटर में अंदर बैठाकर कहने लगते हैं कि मैं थोड़ी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर सिनेमा ख़त्म होते होते मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर के.एम. नानावती उस सिनेमा हॉल से निकलने के बाद सीधे अपने पौध पहुँचते हैं। पौध पहुँचने के बाद वह एक रिवॉल्वर लेते हैं जिसमें 6 गोली लोड कर वह प्रेम आहूजा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वह ऑफिस था यूनिवर्स मोटर्स का, जिसका मालिक प्रेम आहूजा ही था। मगर वहां पहुंचते हैं तो उसके सहकर्मी के.एम. नानावती को बताते हैं कि अभी प्रेम आहूजा यहाँ नहीं है, वह अपने घर चले गए हैं। फिर क्या, के.एम. नानावती प्रेम आहूजा के घर चले जाते हैं। घर के बाहर नौकर थे। नौकर के.एम. नानावती को पहचानते थे, क्योंकि के.एम. नानावती यह पहली बार नहीं था जब प्रेम आहूजा के घर पहुँच रहे थे। कारण यह था कि के.एम. नानावती और प्रेम आहूजा एक दूसरे के दोस्त थे अब से पहले तक। फिर उसका नौकर ही के.एम. नानावती को प्रेम आहूजा के कमरे तक छोड़ कर आते हैं। उस समय प्रेम आहूजा नहा धोकर तौलिया लपेटकर आईने के सामने बाल में कंघी कर रहा था। उस दौरान जब के.एम. नानावती को अपने सामने देखता है तो पूछने लगता है कि क्या बात है, अचानक पहुंच गया।
के.एम. नानावती प्रेम आहूजा के साथ बिना देर किए ही यह पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे पत्नी के साथ शादी करके मेरे बच्चों को अपनाना चाहोगे। यह सुनकर प्रेम आहूजा के.एम. नानावती से कहने लगता है कि क्या बदतमीजी है, उस बदचलन महिला से मैं शादी क्यों करूं। यह सुनते ही के.एम. नानावती का खून खोलने लगता है और वह जो रिवॉल्वर वह अपने पौध से लाया था उसे निकालकर प्रेम आहूजा के शरीर में 3 गोली मार देते हैं। प्रेम आहूजा धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है और बिना देरी किए ही के.एम. नानावती प्रेम आहूजा के घर से निकलकर अपने पौध में पहुंच जाते हैं। इधर प्रेम आहूजा की जो बहन थी वह दूसरे कमरे में थी। आवाज़ सुनते ही वह अपने भाई के कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि वह फर्श पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर में 3 गोलियां लगी हुई थी। मगर उसकी बहन मैमी आहूजा जब तक एम्बुलेंस बुलाते और इन लोगों को बुलाते तब तक प्रेम आहूजा की मौत हो चुका था। उधर नानावती अपने मार्शल के पास जाते हैं और इन सारी बातों को बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की प्रेमी आहूजा को मार कर आया हूँ। वह मार्शल के.एम. नानावती से कहते हैं कि तुम कब तक भागते फिरोगे, तुम सरेंडर कर दो। और फिर वह अपने बराबरी के जो कमांडर थे सैमुअल, उसके पास जाते हैं और फिर उसको भी पूरी बातें बताते हैं। फिर क्या 27 अप्रैल 1959 ईस्वी को सैमुअल जो उसके साथी कमांडर थे वह उप कमिश्नर जॉन लोबो को फ़ोन करते हैं और वहाँ भेज देते हैं के.एम. नानावती को। के.एम. नानावती जब जॉन लोबो के पास जाते हैं फिर जॉन लोबो उसे नौसैनिक जेल में डाल देते हैं। नौसैनिक जेल में शायद के.एम. नानावती को उतना तकलीफ नहीं हो रहा था क्योंकि जितने भी नौसैनिक थे वह उसे अब तक अपना सर ही समझ रहे थे और फिर उसका उतना ही खातिरदारी कर रहा था। फिर प्रेम आहूजा के कत्ल का मामला अदालत में दर्ज हो जाता है और इसकी सुनवाई अदालत में चलने लगता है। दोनों तरफ से काफ़ी सीनियर वकील एक दूसरे के विरुद्ध दलील दे रहे थे। के.एम. नानावती उस समय के सबसे सीनियर वकील कार्ल खंडेलवाला को अपने तरफ से लड़ने के लिए चुनते हैं और कार्ल खंडेलवाला जज के सामने यह दलील देता है कि के.एम. नानावती कोई अपराध किया ही नहीं है, वह तो बस प्रेम आहूजा के घर गए थे और दोनों के बीच जब हाथापाई शुरू हुआ तो फिर के.एम. नानावती अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चला दिया। वहीं प्रेम आहूजा की तरफ से उसकी बहन मैमी आहूजा एक जूनियर वकील को चुना था जिसका नाम था राम जेठमलानी, जो उस समय भी काफ़ी होशियार था। वह जज के सामने यह दलील देते हैं कि यदि दोनों के बीच हाथापाई हो रहा था तो प्रेम आहूजा के कमर में जो लपेटा हुआ तौलिया था वह खुला नहीं, वह बंधा ही क्यों रह गया। यह सुनकर जज भी हैरान थे और इस कथन का तोड़ शायद के.एम. नानावती के कोई भी वकील के पास नहीं था। मगर आगे जब जूरी की टीम इस मामले की सुनवाई करता है तो फिर उस समय इस मामले की सुनवाई के लिए 9 सदस्य था जूरी की टीम में जो विचार विमर्श कर रहा था, जिसमें से 8 सदस्य के.एम. नानावती की तरफ फैसला सुनाते हैं और 8-1 से के.एम. नानावती को बाइज्जत बरी करने की बात कहते हैं। मगर जज इस फैसला को नकार देते हैं और वह इसकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेज देते हैं। इस बीच वहाँ के जो लोकल मैगजीन छापने वाले थे ब्लिट्ज, वह के.एम. नानावती की तरफ से ही अपने मैगजीन छाप रहे थे और के.एम. नानावती को बेगुनाह बताते हुए काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि ब्लिट्ज के नज़र में के.एम. नानावती एक हीरो था, वह एक काबिल अफसर था और वह कोई गुनाह किया ही नहीं था क्योंकि उसके पत्नी के साथ प्रेम आहूजा का नाजायज़ संबंध था, इसलिए उसका कत्ल करना कहीं कोई गुनाह नहीं था। मगर लोग जितने थे वह भी के.एम. नानावती के समर्थन में थे, मगर अदालत में कोई भी ऐसी फैसला के.एम. नानावती की तरफ नहीं सुनाया गया था क्योंकि के.एम. नानावती एक कातिल था अदालत के नज़र में। हाईकोर्ट में जब सुनवाई होता है इस मामले का तो हाईकोर्ट भी के.एम. नानावती को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं और सज़ा सुनाने के 4 घंटे बाद ही बम्बई के जो राज्यपाल थे वह इस सज़ा को तब तक के लिए रद्द कराने की मांग करते हैं जब तक कि इसका अपील आगे स्वीकार नहीं हो जाता है। फिर क्या यह मामला पूरे भारत में फेमस हो जाता है और दिल्ली के समाचार पत्र में भी इस मामले को फ्रंट पेज में जगह दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, यह मामला विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। जब यह मामला यहाँ तक पहुँच गया था तब उस समय जो रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे और वहाँ के जो राज्यपाल थे ये सारे के.एम. नानावती केस की चर्चा कर रहे थे। उस समय चीन के साथ भी काफ़ी तनाव में था भारत और पाकिस्तान के साथ भी। लोग यह कह रहे थे कि यदि के.एम. नानावती को छोड़ दिया जाए तो शायद इसका अनुभव चीन के साथ लड़ाई में काफ़ी काम आएंगे क्योंकि यह एक काबिल नौसेना कमांडर है। मगर अदालत
इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं था। हाईकोर्ट तो के.एम. नानावटी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना ही चुका था, मगर आगे जब वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी पीठ बैठते हैं इस मामले को लेकर। यह एक शुरू में बहुत छोटा मामला था, मगर इतनी अधिक तूल पकड़ जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीठ जब बैठते हैं तो भी इस सज़ा को बरकरार रखते हैं। फिर क्या, अब के.एम. नानावटी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। के.एम. नानावटी का लगभग जेल में 2-2.5 साल बीतने वाला था। इस दौरान मुंबई के राज्यपाल बदल जाते हैं और फिर वहाँ जो नई राज्यपाल आती है वह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। वह प्रेम आहूजा की बहन मैमी आहूजा से बात करती है और यह मनाती है कि क्षमादान के लिए वह समर्थन दे। इस बीच उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहने लगते हैं कि अब तक के.एम. नानावटी के परिवार वाले मुझसे आकर मिले तक नहीं हैं। और जब विजय लक्ष्मी पंडित प्रेम आहूजा की बहन मैमी आहूजा का समर्थन क्षमादान में प्राप्त कर लेती है, तब वहाँ के राज्यपाल होने के नाते वह के.एम. नानावटी को क्षमा कर देते हैं और फिर उसे क्षमादान के तहत 3 साल के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। के.एम. नानावटी जब जेल से रिहा होते हैं तो फिर वह अपने पत्नी के साथ एक बैठक करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उसके साथ रहना आगे चाहती है या नहीं। फिर एक दूसरे के बीच जो संबंध था वह पटरी पर आ जाते हैं और इंडिया छोड़कर कनाडा चले जाते हैं। और के.एम. नानावटी बाकी की ज़िंदगी को अपने पत्नी सिल्विया और अपने 3 बच्चे के साथ कनाडा में ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि यदि मैं इंडिया में रहूँगा तो यह जो हत्याकांड है यह मुझे बार बार याद सताएगी। 2003 में के.एम. नानावटी का निधन हो जाता है। इस हत्याकांड के हुए लगभग 60 वर्ष से अधिक हो गया है, मगर लोग अब भी इस कहानी को सुनने में रुचि रखते हैं। तो यह थी कहानी के.एम. नानावटी केस की, जिसे नानावटी आहूजा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को कैसे लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की सच्ची क्राइम की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।